अब हम लघुत्तम समापवर्त्य के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। इसी तरीके से नीचे दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। उदाहरण एक पहला उदाहरण में एक बनाकर दिया है, उसे आकर समझते हैं। 2 और 5 के लघुत्तम समापवर्त्य हमें निकालने हैं। लघुत्तम समापवर्त्य हमें निकालने हैं। दो के अपवर्त्य या गुणनखंड पहले देखते हैं निकाल करके। पहले 2 का, फिर उसके बाद 5 का अपवर्त्य या गुणनखंड निकालेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 5 के अपवर्त्य या गुणनखंड अलग से निकालेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30। 2 और 5 के समान अपवर्त्य क्या क्या होंगे? 10 हो गए और 20। 10 और 20 ये क्या है? दोनों में समान है या कॉमन है। सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या होगा? 10। सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या होगा? 10। 2 और 5 के लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे छोटा समान अपवर्त्य को ही क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। ऐसे ही क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के बीच में लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। पहले दोनों के अपवर्त्य निकालते हैं, उसके बाद समान अपवर्त्य निकालते हैं। समान अपवर्त्य हम देखते हैं कि सबसे छोटा समान अपवर्त्य कौन सा होगा, वही हमारा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य होता है। जो सबसे छोटा समान अपवर्त्य होता है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 8 व 12 का। तो पहले 8 के अपवर्त्य निकालते हैं। अपवर्त्य 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72, 80। 12 के अपवर्त्य क्या क्या होंगे? 12, 24, 48, 60, 72, 84, 96। 12 व 8 के समान अपवर्त्य क्या क्या होंगे? 24 है, 48 है, 72 है। 24, 48, 72। तो इसमें सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या होगा? 24 होगा। और यही क्या है हमारा? अतः 8 व 12 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? 24 होगा, क्योंकि यही सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या है? 24 है। इसलिए सबसे छोटा समान अपवर्त्य को ही क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो जो सबसे छोटा समान अपवर्त्य होगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। यह पता करने के लिए कोई 3 संख्याएं जैसे 6, 12, 6, 10, 15 लो व उनके अपवर्त्य पता करो। ठीक है, पता करके देखते हैं। छः के अपवर्त्य क्या क्या होंगे वो लिख लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 30,
36, 42, 48, 54, 60। 10 के अपवर्त क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 15 के अपवर्त क्या क्या होंगे? 15, 30, 45, 60, 75, 90। तो तीनों के समान अपवर्त क्या क्या होंगे? 30 है तीनों में, 30 है और 60 है। 30 और 60 दोनों के समान अपवर्त है, तो इनका सबसे छोटा समान अपवर्त क्या होगा? 30 होगा। सबसे छोटा क्या है इन दोनों में? 30 और 60 में 30 है। सबसे छोटा समान अपवर्त होगा 30, अतः 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त भी होगा क्या? 30। इसी प्रकार अपने मन से 2 या 3 की संख्याएं लेकर उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो और अपने शिक्षक को दिखाओ। आगे में देखेंगे क्या? गुणनखंड। गुणज एवं गुणनखंड अध्याय का नाम था। गुणज देख लिए हमने, अब हम देखेंगे गुणनखंड। 12 के दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में 12 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस तरह लिखा जा सकता है? ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में 12 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है वो यहाँ पे चित्र के द्वारा हम समझते हैं। तो एक गोले से भी हम 12 गिनती कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक गुणित एक का गुणा 12 बार करने पर हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। उसी प्रकार दो के जोड़ी में भी करने से हमें क्या मिलेगा? 2 2 2 2 2 2 कितने बार किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो का जोड़ी 6 बार करने से हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। 2 का गुणा 6 बार करने से 12 मिलेगा। उसी प्रकार 3 की जोड़ी में देखते हैं। 3 3 3 3 3 बार 3 की जोड़ी कितने बार? 1 2 3 4 बार किए। तो 3 गोले को 4 बार गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। उसी प्रकार ये 4 बिंदु है। 4 4 4 4 को गुणा 3 बार, 4 को गुणा 3 बार करने पर हमें मिलेगा क्या? 1 2 3 3 बार करने पर मिलेगा 12। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 6 का गुणा 2 बार करने पर हमें क्या मिलेगा? 1 और 2 2 बार करने पर मिलेगा 12। उसी प्रकार ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का गुणा फिर से एक बार लिए हैं, तो 12 का गुणा फिर से एक बार करेंगे तो हमें फिर से मिलेगा क्या? 12। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? 12 को इस तरह से लिख सकते हैं। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 बार ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया 12 के गुणनखंड। क्या तुम वह संख्या बता सकते हो जिनका भाग 12 में भाग देने पर शेषफल 0 बचता है? हाँ बिल्कुल, यही वो संख्याएं हैं जो जिनसे 12 को भाग देने पर भागफल क्या होंगे? 0 होंगे। कौन कौन सी संख्याएं हैं? भागफल निशेषफल 0 होंगे। 1 2 3 यही वो संख्याएं हैं। 3 4 6 6 12 ये सब वो संख्याएं हैं जिनसे 12 को भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 0। यह सभी वही संख्याएं हैं जिनका ये सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड कहलाती हैं। 12 की क्या कहलाती हैं? गुणनखंड। गुणनखंड किसको कहते हैं? जिससे कोई भी संख्या भाग देने पर शेषफल 0 बचे, उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड वह संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है और शेषफल क्या बचाती है? 0 बचाती है। शेषफल 0 तब बचेगा जब पूरी तरह से विभाजित या भाग हो जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा। नीचे लिखी संख्याओं के गुणनखंड पता करो। इसी प्रकार से आगे भी हमें गुणनखंड निकालना है।
कैसे निकालेंगे गुणनखंड? वो संख्या लिखना है यहाँ पे, जैसे 6 का गुणनखंड 1 2 3 6, 1 2 3 6 वो संख्या है जिससे 6 पूरी तरह से भाग चला जाएगा और शेषफल बचेगा 0। इसी को क्या बोलेंगे? यही संख्या क्या कहलाएंगी? 6 के गुणनखंड। उसी प्रकार 8 के गुणनखंड देखते हैं, ऐसी संख्या है जिससे 8 को पूरा भाग करने पर शेषफल 0 बचे। 1 2 4 और 8, ये होंगे 8 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। 15 के गुणनखंड होंगे 1 3 5 और 15। ये वैसी संख्याएं हैं जिससे इन संख्याओं को भाग करने पर शेषफल 0 होंगे। दी गई संख्याओं में 1 2 3 का भाग देकर भी तुम गुणनखंड पता कर सकते हो। जिन संख्याओं का भाग पूरा चला जाएगा वही दी गई संख्या के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपवर्त्य भी कहते हैं। गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपवर्त्य भी कहते हैं। अपवर्त्य लिखा होगा, उसका मतलब है गुणनखंड। अपवर्तक गुणज को अपवर्त्य कहते हैं और गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत? कारण सहित बताओ। पहला क्वेश्चन को बता दिया है सॉल्व करके, वैसे ही हमें बाकी क्वेश्चन को बताना है। पहला में दिया था 3 8 का गुणनखंड है। गलत। सही है गलत? गलत, क्योंकि 8 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता है और शेषफल 2 बच जाता है, इसलिए 3 8 का गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं 36 6 का गुणनखंड है। सही। ये क्या है? सही है, क्योंकि क्योंकि 36 में 6 का पूरा भाग जाता है, इसलिए क्या है? 36 6 का गुणनखंड है। अब देखते हैं 18 8 8 का गुणनखंड है कि नहीं? है। सही है, क्योंकि 8 में 8 का पूरा भाग जाता है। 12 का अपवर्तक क्या है? 5 है। गुणनखंड की जगह में क्या लिखा है? अपवर्तक लिखा है। और हाँ, यही है 12 का अपवर्तक या फिर गुणनखंड 5 है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 में 5 पूरा भाग नहीं जाता है। क्योंकि 12 में 5 का पूरा भाग नहीं जाता और कितना शेषफल बच जाता है? और नहीं जाता और 2 शेष बच जाता है। नेक्स्ट में है चौथे में 25 का गुणनखंड 7 है। 25 का गुणनखंड 7 है या नहीं, ये पूछ रहा है। नहीं है। गलत। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि 25 में 7 का
पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और कितना शेषफल बच जाता है? शेष बच जाता है 4 शेष बच जाता है। आगे देखते हैं। ऐसे ही इन रिक्त स्थानों को भरना है और इनके उत्तर लिखने हैं। सही या गलत बताना है और क्यों सही या गलत है इसका कारण भी बताना है। आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। 48 का अपवर्तक 6 है। अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक को ही क्या कहते हैं? गुणनखंड। 48 6 का अपवर्तक 6 है। सही, यह सही है। 48 में 6 का पूरा पूरा भाग, क्योंकि 48 में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है। 96 का अपवर्तक 12 है। सही, क्योंकि 96 में 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखो। ऐसे ही इनमें सही या गलत बताना था और क्या करना था, क्यों है, सही है तो फिर क्यों है, और गलत है तो भी क्यों है, वो हमें बताना था। अपवर्तक बताना था कि 96 का अपवर्तक 12 है कि नहीं, 48 का अपवर्तक 6 है कि नहीं, ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखो। गुणनखंड या फिर अपवर्तक यहाँ पे लिखना है। दी गई संख्याओं के, यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, उनके अपवर्तक या फिर गुणनखंड यहाँ पे लिखना है। 2 के गुणनखंड होंगे 1 और 2। 3 के गुणनखंड होंगे 1 और 3। 4 के गुणनखंड होंगे 1 2 और 4। 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। 8 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 और 8। 12 के गुणनखंड वो संख्याएं जिनसे भाग करने पर शेषफल 0 बचता है। पूरी तरह से भाग चला जाता है और शेष 0 बचता है, वो इन संख्याओं को गुणनखंड बोलेंगे। तो ये जो संख्याएं हों उनसे भाग करने पर, इन संख्याओं को भाग करने पर शेषफल क्या बचता है? 0। 1 12 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6 और 12। 7 के गुणनखंड हो गए 1 और 7। वह संख्या कौन सी है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है? वो संख्या लिखो जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। इनमें सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या है? 1 है। तो वह संख्या कौन सी होगी? 1 होगी, जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। क्या कोई ऐसी संख्या भी है जो खुद का गुणनखंड नहीं है? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो खुद का गुणनखंड नहीं हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है, नहीं है। ये वे संख्याएं लिखो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। वे संख्याएं लिखो जिनके 2 ही गुणनखंड हैं। वे संख्याएं होंगी कौन कौन सी होंगी जिनके 2 ही गुणनखंड थे? 2 थी, 3 थी, 5 थी और 7। ये वो संख्याएं हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड थे। 1 और 2 के गुणनखंड, 1 और 3 के गुणनखंड, 1 और 5 के गुणनखंड, 1 और 7 के गुणनखंड। ये वैसी संख्याएं हैं जिनकी 2 ही गुणनखंड हैं। उन्हें यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट में देखते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2 3 5 7 ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं तुमने लिखी
क्या उनमें कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं? उन संख्याओं को लिखो। हाँ, ऐसी ऐसी संख्याएं हैं। और वो संख्याएं कौन सी है? 4 है, 8 है और 12 है। 4 है, 8 है और 12 है। ऐसी वो संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यहाँ पे भाज्य संख्याएं क्या है? 4 हैं, 8 है और 12 है। 4 है, 8 है और 12 है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याओं पर घेरा लगाओ। एक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक का तो बस एक ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, तो दो ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है और 2 अभाज्य संख्या है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगाओ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2, 12 नहीं है, 15। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? अभाज्य संख्या नहीं होंगे। और जिन संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 23 है, क्योंकि 23 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 1 और 23। 17 है, क्योंकि 1 और 17। उसके बाद है 21 का गुणनखंड होता है, 1 है, 3 है, 7 है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद कौन सी संख्या होगी? 19 ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। तो फिर ये तीनों संख्याएं क्या होंगी? 23, 17 और 19 अभाज्य संख्याएं होंगी। महत्तम समापवर्त्य। उसके पहले एक और क्वेश्चन है। 4 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखो। 4 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखो। 4 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी? 5, 7, 9। 35 के सबसे निकट कौन सी अभाज्य संख्या है? 35 के सबसे निकट कौन सी अभाज्य संख्या है? 34, 33 से एक कम करते जाएंगे। 35 के बाद है 34, नहीं है अभाज्य संख्या। 33 नहीं है, 32 नहीं है, 31 ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड या अपवर्त्य है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और जो है 35 के सबसे निकट है 31। उसके बाद 4 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखो। 4 से छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी 2 और 3। 1 से 10 के बीच की भाज्य संख्या लिखना है। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। वो संख्याएं जिनकी 1 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 1 से 10 के बीच की ऐसी संख्याएं जिनके 1 से अधिक गुणनखंड होंगे वो होंगे क्या? 4, 6 और 8। यही क्या है? 1 से 10 के बीच की भाज्य संख्याएं हैं। अब देखेंगे, अभी तक हमने देखा लघुत्तम समापवर्त्य, अब देखेंगे महत्तम समापवर्त्य किसको कहते हैं। तुम्हें पता है कि किसी संख्या के अपवर्तक उस संख्या को पूरा विभाजित करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? और गुणनखंड कहते हैं। क्या तुम 12 के सभी अपवर्तक लिख सकते हो? चलो देखते हैं कि 12 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12।
इन सभी संख्याओं का 12 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए ये सभी 12 के अपवर्तक हैं। इन सभी संख्याओं का 12 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए ये सभी 12 के अपवर्तक हैं। इसी तरह 18 के सभी अपवर्तक यहाँ लिखो। इसी तरह 18 के सभी अपवर्तक यहाँ लिखो। 12 के जैसे अपवर्तक हैं, उसी तरह 18 के ऐसे अपवर्तक मतलब ऐसे संख्या लिखनी है जो 18 को पूरी तरह से भाग चला जाए। 18 के अपवर्तक होंगे, क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये सब क्या होंगे? 18 के अपवर्तक होंगे। इनमें कुछ अपवर्तक ऐसे भी हैं जो 12 के सभी अपवर्तक के भी अपवर्तक हैं। 18 के अपवर्तक ऐसे हैं जिनमें 12 के भी अपवर्तक शामिल हैं। दोनों के समान अपवर्तक क्या क्या होंगे? 18 और 12 के समान अपवर्तक क्या क्या होंगे? 2, 3 और 6। ये ऐसी अपवर्तक है जो 12 और 18 दोनों में है और दोनों का समान अपवर्तक है। इन समान अपवर्तकों को 12 और 18 के समान अपवर्तक कहते हैं। समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक कहते हैं। समान अपवर्तक मतलब समान समापवर्तक। आओ अब 16 और समापवर्तक कहते हैं। आओ अब 16 और 20 के समान समापवर्तक देखते हैं। इसी प्रकार 16 और 20 के भी समापवर्तक देखते हैं। 16 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8, 16। 20 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 16 और 20 के समापवर्तक 1, 2, 4, 1, 2 और 4 जो दोनों में है, समान है। इनमें से 4 सबसे बड़ा समान अपवर्तक है। यही 16 व 20 का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक मतलब सबसे छोटा समान अपवर्तक और महत्तम समापवर्तक मतलब कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक। आओ अब 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक पता करते हैं। महत्तम समापवर्तक पता करते हैं। 16 और 32 का 16 के समान 16 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 4, 8, 16। 32 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 4, 8, 16, 32। 16 और 32 के समान अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 और 16 हैं। इनमें सबसे बड़ा समान अपवर्तक है 16 है। इनमें सबसे बड़ा समान अपवर्तक क्या है? 16 है। तो इसलिए 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 16 होगा। 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 16 होगा। इसी प्रकार निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, समान अपवर्तक। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं, 2 संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं के बीच हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। एक बना करके देखते हैं। 12 और 8। पहला है 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले 8 के अपवर्तक निकालते हैं। क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8। 12 के अपवर्तक निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो दोनों के 8 व 12 के समान अपवर्तक होंगे। क्या क्या होंगे? 1, 2 और 4। ये तीनों क्या है? 12 और 8 के बीच के समान अपवर्तक हैं। इनमें सबसे बड़ा
समान अपवर्तक क्या होगा? समान अपवर्तक है 4, है ना, 4 है, इसलिए 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा समान अपवर्तक है, इसीलिए इस 8 और 12 के महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब दो संख्याएं लेकर उनके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, अपने शिक्षक को दिखाओ। इसी तरीके से 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक भी ज्ञात करो। तीन संख्याओं के कई समूह बनाओ और हर समूह की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पता करो और अपने शिक्षक को दिखाओ। 2 संख्याओं की यहाँ पर महत्तम समापवर्तक हमने देखी, उसी प्रकार 3 संख्याओं का भी महत्तम समापवर्तक निकालो। 2 से अधिक संख्याओं का भी हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। 2 संख्या 3 संख्या का महत्तम समापवर्तक हम निकाल सकते हैं। 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक यहाँ पे निकाल करके देखते हैं। 12, 18 और 24, 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? पहले 12 के अपवर्तक निकालते हैं। क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7, 8, 9, 9, 18। उसके बाद 24 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 नहीं, 10 नहीं, उसके बाद 12, फिर 24, ये होंगे 24 के अपवर्तक। अब इनमें समान अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 नहीं है, इसमें नहीं है, 6, 6 के बाद हाँ, तो ये क्या क्या? 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, ये क्या होंगे? इन तीनों में समान अपवर्तक होंगे। अतः 12, 18 और 24 का सबसे बड़ा 12, 18 और 24 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक देखते हैं क्या होगा? 6 होगा, जो सबसे बड़ा है इनमें से वो है 6। इसलिए 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक होगा, क्या होगा? 6। ये हमारा उत्तर होगा। महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 12, 18 और 24 का 6 होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा समान अपवर्तक है। इसी प्रकार से 3 से अधिक संख्या, 2 से अधिक संख्या का भी हम समान अपवर्तक निकाल सकते हैं। सोच कर बताओ, क्या तुम 8 और 12 का सबसे छोटा समान अपवर्तक पता कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। क्या तुम 8 और 12 का सबसे बड़ा समापवर्तक ज्ञात कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। इस विषय में अपने साथियों और शिक्षकों से बातचीत करो। 2 अभाज्य संख्याएं जैसे 5 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा?
अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं? 5 और 7, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक मतलब कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक क्या होगा वो यहाँ पे प्रश्न किया गया है। देखते हैं निकाल करके। 5 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1 और 5। 7 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1 और 7। इन दोनों का समान अपवर्तक क्या है? 1 है और 1 ही है, तो यही सबसे बड़ा। और है क्या इससे बड़ा? इससे आगे कोई और अपवर्तक है? समान में नहीं है, ये दो 1 ही है जो दोनों में कॉमन है। तो सबसे बड़ा या महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है इसलिए इसका सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक 1 ही होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, आगे है अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएं। अध्याय 7 पढ़ेंगे आगे, उसका नाम क्या है? भिन्नों पर संक्रियाएं। आगे के चैप्टर है अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएं।